हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिबिल स्टैप। आई एम रोशनी गौतम और आज मैं एक और क्वेश्चन पेपर लेके हाजिर हूँ आप सभी के सामने। और आज जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे दैट इज़ नॉन मेडिकल का, जो कि 23 जून को हुआ है। A to Z मैं बताऊंगी और सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगी, इसके साथ आपको कंसेप्ट भी बताऊंगी और बहुत कुछ। एग्जाम क्वेश्चन देखते हुए जैसा पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर आपका अटेम्प्ट कैसा होना चाहिए और डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं। और ये सीडीपी जो कि आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसका नाम था साइकोलॉजी, तो सीडीपी में साइकोलॉजी हम देखेंगे कौन सा आंसर है। और ये 23 जून है। और आपके कितने आंसर सही हुए हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है स्टूडेंट, वो पूछा गया है द एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ओके, एसोसिएशन बिटवीन जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शंस दिया हुआ है, लर्निंग बोलते हैं, कंडीशनिंग बोलते हैं, रिटेंशन बोलते हैं या मोटिवेशन बोलते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, यहाँ पर जो स्टूडेंट होगा आंसर डिफर कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग कंडीशनिंग होगी। ओके, बहुत जगह आपको लर्निंग भी दिख सकता है, तो लर्निंग और कंडीशनिंग। अब यहाँ पर क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ से पूछा गया है द एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में बात की है, तो कंडीशनिंग पर जाऊंगी ना कि लर्निंग पर। अब देखते हैं एग्जामिनर क्या आंसर देता है। बट मेरे अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग ये कंडीशनिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए द क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनर जो कि पावलोव और BF स्किनर ने दिया था। दो थ्योरी दी थी और वहाँ पर उन्होंने कंडीशनिंग के बारे में बात करी थी, बिहेवियरलिज्म थ्योरी के बारे में बात करी थी, कैसे एक बच्चे की बिहेवियर चेंज होती है। ओके, तो कंडीशनिंग थ्योरी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राइट। और ए भी हो सकता है बट मेरे अकॉर्डिंग बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, गेस्टॉल मीन्स क्या होता है? बहुत सरल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। तो इल्यूजन होता है, परसेप्शन होता है, होल होता है और एनवायरनमेंट होता है, ये पूछा गया है। तो अब यहाँ पर प्रिंसिपल, जिसको मैक्समिन ऑफ टीचिंग के बारे में भी हम पढ़ते हैं, उसमें भी आता है ये प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, राइट। तो गेस्टॉल मतलब होता है स्टूडेंट होल टू पार्ट, मतलब कि बच्चे को कैसे पढ़ाओ, पहले पूरा पढ़ाओ मतलब ओवरऑल पढ़ाओ और फिर पार्ट्स में डिवाइड करके बताओ। एग्जाम्पल से बात करें तो मान लीजिए पहले मैं आपको सिलेबस बताऊंगी, फिर धीरे धीरे हम चलेंगे। कोई न्यू है जिसको सीडीपी के बारे में जीरो पता है, कुछ नहीं पता सिलेबस क्या होता है, तो पहले मैं सिलेबस बताऊंगी, फिर मैं चैप्टर धीरे धीरे पढ़ाऊंगी, राइट। फिर ये होता है। तो इन्होंने क्या बात करी थी? होल के बारे में बात करी थी। अब यहाँ पर टर्म याद रखिएगा, गेस्टोल जो हुआ है वो कहाँ से लिया गया है? जर्मन वर्ड से लिया गया। अब ऐसा क्यों बता रही हूँ? क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे आए हैं जहाँ पर आपको मीनिंग पूछा गया है और ये कहाँ से ड्राइव हुआ है ये पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कल को कोई भी एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा, राइट। तो गेस्टोल मतलब होता है जर्मन वर्ड, मतलब फॉर्म और शेप। और इन्होंने होलिस्टिक अप्रोच के बारे में बात करी, एज अ होल बात करी, राइट। तो गेस्टोल साइकोलॉजी ये प्रिंसिपल मैक्समिन ऑफ टीचिंग या प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं, होल टू पार्ट मतलब पूरा पढ़ाओ फिर धीरे धीरे पढ़ाओ। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? होल हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन आया हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉन एज क्या होता है? ऑप्शन है सिंपल ग्लैंड, स्पेसिफिक, मास्टर और ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा? तो यहाँ पर जो आंसर होगी मास्टर ग्लैंड होगी, जो कि मास्टर ग्लैंड क्या होता है? आपके पूरे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है। ओके, तो इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ओके, इज रेफर टू एज मास्टर ग्लैंड। ये क्रूशियल आपके जो बॉडी के डिफरेंट फंक्शन है उसको रेगुलेट करने में इसका बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है, राइट। तो ये होता है जैसे कि आपके कितने जो भी फंक्शन होती हैं, ग्रोथ, ओके, मेटाबॉलिज्म, ये आगे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको कंट्रोल करता है। एंड द अदर फंक्शन जैसे कि थायराइड हो गया, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड हो गया, इन सभी को कंट्रोल करता है। तो ये आंसर हो जाता है। क्लियर है? ये भी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, आंसर इज सी।
चलो नेक्स्ट देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन आया हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद ट्रेट थ्योरी और पर्सनालिटी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसके बारे में बात करेंगे। तो किन किन्होंने दिया है, एरिक्सन ने दिया है, कैटल ने दिया है, फ्रूड ने दिया है या कॉलबर्ग ने दिया है। ओके तो आंसर सिंपल सा आ जाता है, कैटल ने दिया है, रेमंड कैटल ने दिया है। ओके रेमंड कैटल बोल लेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं यहाँ पर, अगर क्वेश्चन आता ऑल्फर्ड तो उसको टिक करते, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने बात करी और उन्होंने बोला कि जो एक पर्सन होता है, पहले ट्रेट के बारे में बात कर लेते हैं। द ट्रेट मतलब क्या होता है कि आपकी क्या पर्सनालिटी, आपकी क्वालिटी क्या है। हर एक पर्सन की क्वालिटी क्या होती है स्टूडेंट, डिफरेंट होती है ना। आपकी अलग है, मेरी अलग है, हर बच्चा क्या होता है, अलग अलग ट्रेट होती है, अलग अलग पर्सनालिटी होती है। तो जो ऑल्फर्ड थे उन्होंने बोला था 4000 ऐसी ट्रेट होती है। फिर उन्होंने जो रेमंड कैटल थे, इन्होंने 171 के बारे में बात करी एंड देन फिर उन्होंने 16 मतलब उसको डिवाइड कर दिया 16 फैक्टर में। तो 16 फैक्टर पर्सनालिटी मॉडल इनका बोला जाता है। ओके तो ये हो जाता है 16, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है तो ये है। अब देखिए जो ह्यूमन पर्सनालिटी होती है कौन कौन सी होती हैं ह्यूमन पर्सनालिटी, जैसे कि डोमिनेंस हो गया, ओके यहाँ पर सेल्फ रिलायंस हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सारी पर्सनालिटी होती हैं। द ट्रेट मतलब ही होता है द क्वालिटी, मतलब कि आपकी क्या क्वालिटी है, हर पर्सन की क्वालिटी अलग है। एक यहाँ पर न्यू इनिशिएटिव है मेरे द्वारा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एक दो क्वेश्चन आया हुआ है जहाँ पर पूछा गया है कि कोई भी पर्टिकुलर जो भी यहाँ पर थ्योरी दिया है, जिसको हम साइकोलॉजिस्ट बोल लेते हैं, ठीक है, थिंकर है, साइकोलॉजिस्ट है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो जितने भी जिनके भी नाम आएंगे ना, हम उनका कर लेंगे कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। ओके तो ये जो हैं रेमंड कैटल, वो ब्रिटिश अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपसे पूछेंगे। राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच स्टेज इज नॉन एज अ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस। वेरी बहुत सरल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है बहुत। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ऑप्शंस पूछा गया, इन्फेंट स्टेट, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और एडल्ट। मतलब कि तूफान, ओके तूफान और दबाव कौन से स्टेज में होता है, नो डाउट एडोलेसेंस, टीन एज में होता है। राइट इस दौरान आपकी फिजिकली, मेंटली, कॉग्निटिव बहुत सारी चेंजेस होती हैं। राइट बहुत ज़्यादा पता नहीं होता क्या करना है नहीं करना है, एनर्जी बहुत हाई होती है। राइट जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, इमोशनली चेंज होता है, फिजिकली चेंज होता है, कॉग्निटिव चेंज होता है, और क्या होता है आपको एडोलेसेंस की क्वालिटी भी पता चल जाएगी। यहाँ पर एकदम से आपके बॉडी पार्ट, आपकी फिजिकली बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, हार्मोनल चेंज होता है इस दौरान। ओके डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप्ड होने लगती हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है किसी चीज़ को जानने के लिए, मतलब कि डिपेंडेंसी भी होती है और इंडिपेंडेंट भी रहना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ये होता है। तो ये आंसर एडोलेसेंस हो जाता है। इस दौरान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, तूफान, एनर्जी बहुत हाई होती हैं, जिसको सिंपल लैंग्वेज में हम टीनेज बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, ईच एग सेल हैज अ क्रोमोसोम्स पूछा है, तो एक्स है, वाई है, एक्स एक्स है, वाई ईच पूछा है ना, तो किस सबके पास क्या होता है, एक्स होता है, फीमेल के पास क्या होता है, एक्स एक्स होता है, और मेल के पास क्या होता है, एक्स वाई होता है। ओके और फिर इसी के दौरान जेंडर डिसाइड किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ओके सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, 7 क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय। ओके तो ये है कौन किन्होंने डेवलप किया, रेमंड ने किया, गिलफोर्ड ने किया है, टॉलमन ने किया है, टर्मन ने किया है, किन्होंने किया है प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट। तो यहाँ पर रेमंड ने किया है क्या, आपका प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट। ओके यहाँ पर जॉन सी रेमन, पूरा नाम लिखिएगा। ओके ये है, ये नॉन वर्बल, दो चीज़ याद हो गया यहाँ पर, जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट है स्टूडेंट किन्होंने किया है, और यहाँ पर ईयर
1936, ओके, इन्होंने किया था 1936 में। और इट इज़ अ नॉन वर्बल, मतलब विदाउट वर्ड, आपके जो कैलकुलेशन करके या फिगर बनवा के, इससे ऐसे टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, हम नॉन वर्बल से आपको टेस्ट करेंगे। तो ये क्या है, मैट्रिसेस, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, जो कि डेवलप किया था जॉन सी रेमन ने। अब ये कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे स्टूडेंट, तो ये ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट, याद रख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हम करेंगे आपको पता चलेगा। और इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने किस मेजर क्या करने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है, जो कि चीज़ें नहीं है, मतलब कि लॉजिकल हाई लेवल ऑफ, जैसे रिफ्लेक्टिव भी बोल सकते हैं, हाई लेवल ऑफ थिंकिंग होती है, उसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलती हैं। कॉग्निटिव एबिलिटी, ओके, तो ये होता है। और ये इंटेलिजेंट, ओके, इंटेलिजेंट मापने या मेजर करने के लिए ये थ्योरी इन्होंने दिया था। तो आंसर क्या हो जाता है, ए आंसर हो जाता है। और ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हु प्रोपाउंडेड द किंडरगार्टन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसमें और भी चीज़ें हम देखेंगे। तो क्वेश्चंस, ऑप्शंस है फ्रिडरिच, फॉरवेल, गार्डनर, वॉटसन एंड ऑलफोर्ड। ऑलफोर्ड तो आपको पता ही है क्या दिया इन्होंने, अभी हम पढ़ के आए हैं। ओके, तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, फ्रिडरिच फॉरवेल ने दिया है। अब ये क्या बोलते थे, एक जो बच्चा है ना, उसको गार्डन, किंडरगार्टन, जिस प्रकार से जो बगीचा होता है, जो गार्डन होता है, उसमें बहुत सारे फ्लावर होते हैं और फ्लावर का हर एक यूनिक क्वालिटी होता है, उसी प्रकार से एक बच्चा भी होता है, हर बच्चे में एक अनोखी क्वालिटी होती है, एक यूनिक क्वालिटी होती है। ओके, इसको जानना है तो इन्होंने बच्चे, चिल्ड्रन को एज अ गार्डन, उनकी जो इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले एंड एक्टिविटीज़ होती हैं अर्ली चाइल्डहुड में, वो बताया है। ओके, तो इन्होंने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रैक्टिसेस के बारे में बताया है। और ये कहाँ के एजुकेटर थे, तो स्टूडेंट ये कहाँ के, जर्मन के एजुकेटर थे, नोट कर लीजिएगा, इसको इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ पर आंसर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मास्लो थ्योरी मोटिवेशन नोन एज, क्या बोला था बॉस, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। थ्योरी ऑफ ड्राइव, थ्योरी ऑफ नीड, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट, थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। लास्ट क्लास में जब हमने 22 जून का जो पेपर सॉल्व किया था, उसमें भी हमने मोटिवेशन का पूछा था कि मोटिवेशन कब होता है, जब ज़रूरत होती है। तो इन्होंने भी ज़रूरत के बारे में बात करी, इन्होंने बोले जब ज़रूरत होगी, जब नीड होगी, तो मोटिवेशन अपने आप हो जाएगा। तो इन्होंने थ्योरी ऑफ नीड बोली है और इन्होंने 5 स्टेजेस दिया है, अभी देखेंगे 5 स्टेज। यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, मास्लो वो कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे, वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। ओके, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, तो इसको भी नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने दिया था कि जो ह्यूमन बीइंग है वो मोटिवेटेड होता है कैसे, एक हायरार्की होती है। सबसे पहले क्या होता है, 5, पहले तो ये याद रखिएगा 5 स्टेजेस के बारे में बात करी है। ओके, 5 स्टेजेस के बारे में बात करी है। पहला क्या है, फिजियोलॉजिकल, ओके, दूसरा क्या है, सेफ्टी, फिर तीसरा क्या है, लव एंड बिलोंगिंग, फिर स्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब पहले आपको फूड की ज़रूरत होती है, ओके, फूड की ज़रूरत होती है, तो उसको फिजियोलॉजिकल बोली है। फिर सेफ्टी या मोरालिटी या फैमिली की ज़रूरत होती है। फिर रिलेशन, मतलब कि आपके लव, फ्रेंडशिप, फैमिली हो गया, तो ये सारी होती है। ओके, अपोजिट सेक्स के लिए फीलिंग होती है। फिर स्टीम, मतलब कि खुद की स्टीम होती है, जब एडल्टहुड आ जाता है तो खुद का सेल्फ स्टीम, मोटिवेशन होना चाहिए। ओके, कोई भी मोटिवेट कर लेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप मोटिवेटेड नहीं होंगे, राइट, ये है। फिर उसके बाद सेल्फ, मतलब कि यहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति हो गई, राइट, ये बात चीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हो गया है। चलिए, इन्होंने बोला तो आंसर क्या हो गया, थ्योरी ऑफ नीड के बारे में बात करी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पियाजे। देखिए, एक इनकी तो थ्योरी आनी ही आनी है, तो पियाजे से आगे हैं। द पियाजे विच स्टेज इज अ रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल। बहुत सिंपल, बहुत सरल क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर स्टेजेस बोला है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, फॉरवर्ड ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल। ओके, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, फिर भी जो न्यू स्टूडेंट है उनको हम बता देते हैं कि क्या है। ओके, तो यहाँ पर जीन पियाजे हैं, इन्होंने
4 स्टेजेस दिया है। पहला दिया है सेंसरी मोटर, जो कि बर्थ टू 2 ईयर के बारे में बात करी। इन्होंने बोला है कि जब बच्चा ये छोटा होता है, जो कि सेंसेस के बारे में देखता है, राइट, चीज़ों को देखता है, परफॉर्मेंस मतलब कि ऑब्जेक्ट को पहचानता है। फिर प्री ऑपरेशनल के बारे में बात करी, 2 to 7 के बारे में बात करी, इसमें लैंग्वेज सीखता है, थिंकिंग एबिलिटी होती है, ईगो सेंट्रिक होता है बच्चा। फिर कंक्रीट ऑपरेशनल के बारे में बात करी, 2 7 to 11 के बारे में बात करी, इसमें लॉजिकल थिंकिंग हो जाती है। ओके, नंबर, मास, वेट के बारे में जानता है। फॉर्मल, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग। ओके, एडल्टहुड के बारे में, जो कि एज 12 ईयर एंड ऑनवर्ड के बारे में बात करी। तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मल ऑपरेशनल, उसमें कोई डाउट नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग कब डेवलप्ड होती हैं? वो डेवलप्ड होती हैं आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल में। तो थर्ड आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। हाउ मेनी सबसेट आर इन भाटिया बैटरी टेस्ट? ये भी नॉर्मल टेस्ट है और इनमें 5 है। 5 का नाम भी याद रखिएगा, कौन कौन सी है। ऑप्शंस है 5, 4, 3 एंड 2। तो यहाँ पर 5 इन्होंने बात किया था। और भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट, ये इंटेलिजेंट मापने का एक मेजरमेंट है। इंटेलिजेंट कितना है, ओके, और ये नॉन वर्बल है। ओके, नॉन वर्बल है। तो यहाँ पर देखिए 5 कौन से बात की है? कॉन्स ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, अलेक्जेंडर पास एलोन टेस्ट, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट, पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। ये सारे टेस्ट इन्होंने बात कर की है। भाटिया बैटरी इंटेलिजेंट, ओके, 5 सबसेट डिजाइन किया गया है। ओके, तो ये भाटिया हो गया, 1955 के दौरान इन्होंने दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु मेड पेपर पेंसिल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस थ्योरी से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए वो क्वेश्चन है टर्मन, वेस्लर, बिने और गोलगर्ड जैसे भी आप प्रोनाउंस करेंगे। तो बिने थ्योरी दिया है। ठीक है, बिने ने दिया है। अब मैं इसको थोड़ी सी आपको स्टोरी बताती हूँ। राइट, बात है फ्रांस के गवर्नर ने, ओके, गवर्नमेंट ने बुलाया बिने को। उन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस को कैसे मेजर करें, कुछ ऐसा बताइए। ओके, फिर इन्होंने और इनके जो साथी थे, जो साइमन, ओके, इनके साथी साइमन, इन दोनों ने मिलके इंटेलिजेंस आईक्यू का फॉर्मूला जो हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू एज आपकी आईक्यू कितनी होनी चाहिए, तो जिसको हम जानते हैं बिने साइमन इंटेलिजेंस स्केल। ओके, इन दोनों ने मिलके आईक्यू का फॉर्मूला दिया और इन्होंने बताया कि कितना एक बच्चे का अकॉर्डिंग टू एज कितना होना चाहिए इंटेलिजेंस, इन्होंने बात करी। उसके बाद लुइस टर्मन, जो कि ऑप्शन में था ना स्टूडेंट, हाँ टर्मन था। तो विनय भी था, टर्मन भी था। आप कंफ्यूज होंगे कि कौन सा दिया, क्योंकि पहले विनय ने बात करी है, अल्फ्रेड विनय ने, जो उसके बाद दोनों, ओके, विनय और साइमन, इन दोनों ने बात करी है। तो इन्होंने बात करी उसके बाद, ओके, उसके बाद लुइस टर्मन ने, जो कि अमेरिकन पॉपुलेशन पे ट्राई किया, ओके, और इंटेलिजेंस का उन्होंने थ्योरी, उनके बारे में बात करी, जो कि स्टैंडर्डाइज था। ओके, स्टैंडर्ड वे से इन्होंने इंटेलिजेंट की बात करी, जिसका नाम है स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल। ओके, अमेरिकन पॉपुलेशन के बारे में बात करी। जो अल्फ्रेड विने थे, क्योंकि फ्रांस से थे, तो फ्रांस साइकोलॉजिस्ट थे, तो ये भी याद रखिएगा, इनकी फोटो देख सकते हैं आप। राइट, तो इन्होंने पहले विने ने दिया, फिर साइमन, उनके जो स्टूडेंट या फिर उनके जो साथी थे, उन्होंने मिलके विने साइमन इंटेलिजेंस स्केल बताया कि एक बच्चा इंटेलिजेंट कैसे होता है। ओके, इन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स दी। उसके बाद इसको स्टैंडर्डाइज टर्मन के द्वारा किया गया। तो आंसर क्या है, आपसे पूछा गया है हु पेपर पेंसिल टेस्ट, तो इन्होंने दिया है, बिने ने दिया है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट इज अ साइंस ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं,
एजुकेशनल प्लानिंग, एजुकेशनल प्रिंसिपल, ह्यूमन बिहेवियर और नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाता है, ह्यूमन बिहेवियर। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, ये साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल सेटिंग। ओके, हाउ स्टूडेंट लर्न, बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा कैसे डेवलप्ड होता है। ओके, और हाउ टू क्रिएट अ इफेक्टिव टीचिंग। ओके, आपको कैसे इफेक्टिव, अब याद रखिएगा इफेक्टिव टीचिंग कब होता है स्टूडेंट, जब बच्चे को अंडरस्टैंड कर जाता है। ओके, जब बच्चा लर्न कर लेता है, उसकी कंडीशनिंग होती है, तो उसको इफेक्टिव टीचिंग बोलते हैं। हाउ ऑप्टिमाइज द लर्निंग एनवायरनमेंट एंड एनहांस द एजुकेशनल आउटकम, मतलब रिजल्ट, मतलब फीडबैक। तो यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर, ये क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है। ओके, एजुकेशनल साइकोलॉजी जहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर, जो कि एजुकेशनल सेटिंग पर देखा जाता है बच्चा कैसे सीखता है, और इफेक्टिव टीचिंग कब होती हैं। ओके, और जब फीडबैक होता है। तो आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी दैट इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील विद द टीचिंग एंड लर्निंग, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय whom। तो वुडवर्थ है, स्किनर है, ओके, सिम्पसन और पाब्लो, इन किसने बोला है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील विद टीचिंग एंड लर्निंग। तो ये स्किनर ने बोला है। ओके, B.F. स्किनर ने, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, अमेरिकन बिहेवियर, और इन्होंने बिहेवियरलिज्म की थ्योरी दी। राइट, तो B.F. स्किनर ने ये बात करी बिहेवियरलिज्म, इन्होंने री पॉजिटिव री, अगर किसी बच्चे को सिखाना है, मतलब कि वो आ जाए, उसके अडॉप्ट कर ले, तो पॉजिटिव कराओ। किसी को छुड़वाना है, कोई आदत उसको छुड़वाना है, तो नेगेटिव री की बात करी। तो B.F. स्किनर, जो कि क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। ओके, ये बिहेवियरलिज्म के बारे में बात करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल स्टडी मेथड इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। ओके, कौन सा आपको बोला गया है, ये फिर से, मतलब कि अगर हमने 22 जून की बात करी, उसमें 2 क्वेश्चन था और फिर से ये क्वेश्चन आ गया है। ओके, तो ऑप्शंस है, क्या बोला है यहाँ पर, साइकोलॉजिकल स्टडी मेथड। ओके, मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग ऑफ बिहेवियर पूछा है। ओके, तो ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल और सर्वे और केस स्टडी है। अब बिहेवियर में ऑब्जर्वेशन भी लग सकता है आपको, लेकिन सर्वे और केस स्टडी नहीं पता होगा। लेकिन इफेक्टिव पूछा है ना, तो हम एक्सपेरिमेंटेशन पर ही जाएंगे, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, जहाँ पर हम कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं, मतलब कि आपने कुछ इम्प्लीमेंट किया तो क्या बच्चे पर इफेक्ट हुआ। जहाँ पर हम मैनिपुलेट करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब टीचर को हम मैनिपुलेट करते हैं। राइट, तो ये क्या हो जाता है, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड अप्रोप्रिएट होगा। ऑब्जर्वेशन के बारे में भी बात करी थी, जहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं। राइट, उसमें आप मैनिपुलेट डाटा को नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्वेशन होगी। केस स्टडी, जो कि इन डेप्थ स्टडी करते हैं और देखते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है। ओके, सर्वे, ये भी इन डेप्थ होता है, और सर्वे आप क्वेश्चनर या इंटरव्यू मेथड से आप करते हो। तो आंसर अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पर मैनिपुलेशन, याद रखिएगा, एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, और वो कौन सा वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट, मतलब टीचर। अगर कोई भी बच्चा सीख नहीं है तो टीचर को बदल दो, ये बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द IQ ऑफ चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज, ये पूछा है। तो फॉर्मूला आता है, आप सिंपल से इसको करेक्ट कर सकते थे। ओके, तो यहाँ पर बात करें, IQ का फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ओके, ये है, कैलकुलेट करते हैं। अब हमने मेंटल एज क्या दिया है, आपसे पूछा है इक्वल है दोनों, तो 100 आउट ऑफ 100 आप करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 मतलब 100 है। ठीक है, इंटू 1 इंटू 100 करेंगे तो 100 हो जाएगी। इसको देख लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप नॉर्मली इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन।
ओके, द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी इज, क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है। एनकोडिंग होता है, स्टोरेज होता है, रिट्राइवल होता है जिसको हम रिकॉल भी बोल सकते हैं, और नन ऑफ द अबव होगा। तो अगर आंसर देखिए फर्स्ट, तो एनकोडिंग होगा। द वर्ड एनकोडिंग मतलब कि आपने कुछ रिसीव किया। ओके, एनकोडिंग मतलब कि आपने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया फ्रॉम द एनवायरमेंट। आप फिर क्या करोगे? आप स्टोर करोगे, है ना? जब जरूरत होगी तब हम उसको निकालेंगे, तो स्टोर करोगे। तो स्टोरेज आपने किया। ओके, अगर टेम्परेरी किया और फिर या तो परमानेंट, अगर हम थोड़ा थोड़ा भूल जाए, मतलब कि अभी कोई काम का नहीं है तो हम टेम्परेरी करेंगे। परमानेंट एग्जाम से रिलेटेड है, पेपर से रिलेटेड है, तो परमानेंट करेंगे। तो ये होता है। रिट्राइबल मतलब कि फाइनल स्टेज ऑफ मेमोरी होती है। ओके, जब जरूरत होती है अकॉर्डिंग टू नीड आप इसको यूज करते हो, तो रिट्राइबल हो जाएगा, जिसको हम रिकॉल भी बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या पूछा है? एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है? आपने किसी चीज को रिसीव किया। जब कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो एनकोडिंग मतलब कि टीचर की बात सुनी तो एनकोडिंग किया। डिकोडिंग अगर वर्ड आता है तो आपने जो है कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन को डिकोड किया, राइट, समझा, तो ये हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 18 क्वेश्चन। एज पर लेव वाइगोस्की प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल एबिलिटी अमंग द चिल्ड्रन। इन्होंने क्या बात करी? अब यहाँ पर सोशल, सोशल देख के यहाँ पर वर्ड नेगेटिव है, आइसोलेशन है सिर्फ। ओके, तो आइसोलेशन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। टेंजिबल रिवॉर्ड, ओके, फिजिकली कोई अवार्ड दे रहे हो, रिवॉर्ड दे रहे हो। पीयर कोलैबोरेशन, लग रहा है थोड़ा थोड़ा। सोशल आइसोलेशन नेगेटिव वर्ड है। स्टैंडर्डाइज करिकुलम, तो एक स्टूडेंट सिलेबस होता है, करिकुलम। सिलेबस क्या होता है? नैरो कंसेप्ट है। करिकुलम क्या होता है? ब्रॉड कंसेप्ट है, ओवरऑल स्टूडेंट को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पर पीयर कोलैबोरेशन पर जाएंगे। सोशल, वैसे इन्होंने सोशल कल्चरल थ्योरी दी थी, तो सोशल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर आइसोलेशन है ना, जब आइसोलेट कर लेगा बच्चा तो सीखेगा कैसे? तो लेव वाइगोस्की, ओके, लेव वाइगोस्की ने सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दिया था। ओके, इन्होंने बोला था कि एक बच्चा है अपने सोसाइटी से सीखता है, अपने सोसाइटी से इंफॉर्मेशन लेता है, और जितना वो सोशलाइज करेगा उतना वो सीखेगा। ओके, फिर उसके बाद सोशल इंटरेक्शन के बारे में बात करी। कल्चरल, कल्चरल पर एम्फसाइज किया इन्होंने कि कल्चर से उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, वो नॉर्म सीखता है, मतलब रूल्स रेगुलेशन सीखता है, वैल्यू सीखता है, प्रैक्टिसेस करता है उसके बाद लैंग्वेज। पियाजे ने बोला डेवलपमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू लैंग्वेज, लेकिन जो लेव वाइगोस्की थे इन्होंने बोला लैंग्वेज इज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू डेवलपमेंट। ओके, तो ये बात हो गई थी इन्होंने। ठीक है, तो ये है। इन्होंने 3 बात कर लेते हैं। नीड इन लर्निंग, मतलब बेसिक नीड इन लर्निंग बात करी थी। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग और मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, तो जो आपके पास नॉलेज है और किसी से आप सीखते हो, तो किसी से आपने सीखा, मतलब कि इन दोनों के बीच में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। स्कैफोल्डिंग, किसी के गाइडेंस से आपने सीखा, किसी के सपोर्ट से सीखा, तो स्कैफोल्डिंग हो गई। जिससे सीखा, राइट, ज़्यादा जो नॉलेजेबल होगा उससे आपने सीखा, तो वो क्या होगा? मोर नॉलेजेबल ऑफ अदर, MKO। इसके फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 19 क्वेश्चन पूछा है। स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनर इज बेस्ड ऑन, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, तो आंसर करेक्ट होगा। देख लेते हैं। री इन्फोर्समेंट, कंडीशनिंग, डिस्क्रिमिनेशन और जनरलाइजेशन। अब यहाँ कंडीशनिंग भी देखिए, कंडीशनिंग तो इन्होंने बात करी है, लेकिन री इन्फोर्समेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ए आंसर पर जाएंगे, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट VM हमने पढ़ा ही है, अभी देख के आए थे। BF स्किनर साइकोलॉजिस्ट है, तो इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग दी थी। ओके, ये है। और बिहेवियरलिज्म दिया था, और री इन्फोर्समेंट पॉजिटिव। अगर किसी चीज़ को ऐड करना है, एक बच्चे को सिखाना है, तो आप पॉजिटिव करो, और उसको क्या करना है? छुड़वाना है, ये चीज़ नहीं करना, तो उसको नेगेटिव दो। और इन्होंने रैट पर अपनी जो थ्योरी है वो इम्प्लीमेंट किया था, टेस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है। पावलोव बिलोंग्स टू विच कंट्री?
इसी क्वेश्चन को देखते हुए मैंने सारे जो थिंकर है, साइकोलॉजिस्ट है, उनके नाम आपको बता दिया वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन टच कर गया तो इसके ये क्यों पूछ लिया, तो आगे भी कोई भी पूछ सकता ना साइकोलॉजिस्ट, तो इसीलिए सारे साइकोलॉजिस्ट वो कहाँ से बिलोंग करते हैं मैंने आपको बताया इसी क्वेश्चन पे। तो पावलोव बिलोंग टू विच कंट्री, जर्मनी से, रशिया से, इंग्लैंड से, अमेरिका से। तो ये रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। ओके, तो पावलोव जिन्होंने क्या दिया था, क्लासिकल कंडीशनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब इन्होंने डॉग पर और बिहेवियरलिज्म के बारे में बात करी थी, जो कि कंडीशनिंग और अनकंडीशनिंग के बारे में। ओके, तो इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था किस पर किया था, डॉग पर किया था, सलाइबा, बेल, फूड, इन सारे के बारे में बात करी। ओके, तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि इवान पावलोव कहाँ से थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, राइट। चलिए, तो ये आंसर हो जाता है रशिया से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, साइकोलॉजी वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम द लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ड्राइव हुआ है, इंग्लिश, रशियन, ग्रीक, स्पेनिश। वैसे इसको कर सकते थे आप एलिमिनेशन मेथड से, नॉर्मली अगर देखा जाए तो ग्रीक वर्ड से ही होता है, लेकिन यहाँ पर अगर कभी भी आपको ऐसे लगाना है एलिमिनेशन मेथड तो ग्रीक वर्ड कर सकते हैं। तो साइकोलॉजी मतलब कि क्या करना, स्टडी करना, तो साइको मतलब होता है सोल और माइंड, और लोगो मतलब होता है स्टडी करना। ओके, तो साइकोलॉजी मतलब कि आपने माइंड की स्टडी करी। ओके, बच्चे की वैसे ही हम देखते हैं ना माइंड की स्टडी करते हैं, तो साइकोलॉजी यही है जो कि ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, द स्टडी एंड द नॉलेज। ओके, ये है ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ग्रीक से हुआ है। यहाँ पर इंक्वायरी करते हैं, जानते हैं ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर मतलब बच्चे के नेचर के बारे में जानते हैं। ओके, तो ग्रीक वर्ड आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए, थोड़ा सा किसी को आता होगा किसी को नहीं आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 22nd क्वेश्चन, द फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी वाज एस्टैब्लिश इन। ओके, तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पर था, तो डब्ल्यू वुड, सिगमंड फ्रूड, सिगमंड पावलोव एंड वॉटसन, कहाँ पे किन्होंने किया है, तो ये किया है डब्ल्यू वुड ने। ओके, डब्ल्यू वुड ने किया है, जो कि 1879 में किया है। ओके, लिपजिंग, ओके लिपजिंग जो कि जर्मनी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लिपजिंग से किया है। ओके, ये है। अगर इंडिया से पूछते हैं स्टूडेंट, तो इंडिया में कब हुआ है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता बोलेंगे, कोलकाता नहीं बोलेंगे, तो जब हुआ था कलकत्ता, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। और सबसे पहले ये कहाँ से, जर्मन साइकोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर जिन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था साइकोलॉजी का 1879 में, यूनिवर्सिटी ऑफ लिपजिग। ओके, ये है। फिर उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, क्योंकि जो हमने यूनिवर्सिटी मतलब कोलकाता यूनिवर्सिटी वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ही रिलेटेड है। तो उसके बाद 1875 में विलियम्स जेम्स ने साइकोलॉजी हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ में किया था। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट टाइम आपसे अगर पूछते हैं तो कौन है, डब्ल्यू वुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 1879 यूनिवर्सिटी याद रखिएगा, अगर इंडिया से पूछते हैं तो कलकत्ता। नेक्स्ट है मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ओके, मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है, ऑप्शंस है सब्जेक्ट ओरिएंटेड एजुकेशन, टीचर ओरिएंटेड एजुकेशन, एक्टिविटी ओरिएंटेड एजुकेशन, चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन। अब यहाँ पर भी आपको डिफर मिलेगा, दो है, बट यहाँ पर मैं जाऊंगी चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन पर। ओके, डी आंसर अप्रोप्रिएट है, क्योंकि जो भी चीज़ होती हैं, जो भी चीज़ें डेवलप किया जाता है तो वो चाइल्ड से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर हम वेट करेंगे आंसर क्या होगा, लेकिन यहाँ पर चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन पर जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर डी होगा। ओके, चाइल्ड ओरिएंटेड मतलब कि यहाँ पर जो भी चीज़ है, अब हम कुछ भी कर रहे हैं, बोला भी जाता है कि अगर टीचर को पढ़ाना है, क्योंकि टीचर को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला गया है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि अगर बच्चा सीख नहीं रहा है तो टीचर को बदलो, ठीक है,
चाहे जितना बार हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उससे रिलेटेड अगर हम देखें तो मोर कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी एजुकेशन की बात है तो वो चाइल्ड ओरिएंटेड होना चाहिए, जिसको हम लेबर सेंटर मेथड भी बोलते हैं ना, क्योंकि कोई भी मेथड आप लेके आ रहे हो तो वो स्टूडेंट्स चिल्ड्रन से रिलेटेड होना चाहिए, राइट। तो आंसर मेरे अकॉर्डिंग डी होगा, बट वेल करते हैं। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होगी इंडिविजुअल नीड, एबिलिटी, इंटरेस्ट, मतलब कि सामने जो आपके साथ बच्चा बैठा है उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी नीड क्या है। अगर आपको सीडीपी पढ़ना है, मैं कुछ और पढ़ाऊँ आपको, तो आप पढ़ोगे नहीं। अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू आपका क्या ज़रूरत है, ओके। पेपर किसी और का है, पढ़ा कुछ और रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। तो इसीलिए चाइल्ड सेंटर मतलब अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट नीड। चलिए 23rd का आंसर डी होता है, पर इसको भी एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट है द लास्ट स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ओके, तो ये क्वेश्चन 22nd में भी आया था और अभी उसमें क्या पूछा था, लिटेंसी स्टेज पूरा था। यहाँ पर आपसे पूछा है फेलिक स्टेज होता है, जेनिटल स्टेज होता है, ऑरल स्टेज होता है, एनल स्टेज होता है। तो आपको सबको मालूम है कि यहाँ पर जेनेटिक होगा। तो यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड उन्होंने डेवलप किया था डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। ओके, एक बच्चे की जो पर्सनालिटी होती हैं वो 5 स्टेजेस पर जाती हैं, इन्होंने बात करी और इनको क्रिटिसाइज भी बहुत ज़्यादा किया गया जो इन्होंने बोला था। तो जो कि ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिकल और फाउंडर ऑफ क्या है, साइको एनालिटिकल। ओके, इम्पॉर्टेंट है, कौन है, ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिकल हैं और फाउंडर साइको एनालिटिकल थ्योरी हम पढ़ते हैं इनकी। तो ये है, इन्होंने 5 स्टेजेस के बारे में बात करी। ओके, पर्सनालिटी गेल, जो एक बच्चे की पर्सनालिटी अलग अलग स्टेज में कैसी कैसी होती हैं उनके बारे में बात करी, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। सबसे पहले इन्होंने बोला कि एक बच्चा जो है, अब यहाँ पर जो ईयर है ना स्टूडेंट वो डिफर मिलेगा, ओके, बट यहाँ पर यही लेके चलते हैं। ऑरल स्टेज है जो कि बर्थ से 18 मंथ। तो यहाँ पर आसपास आप जब भी ऑप्शंस देखोगे तो आसपास देखते हुए आंसर को करेक्ट किया करो, राइट। तो ऑरल स्टेट बच्चा इसमें क्या होता है, सकिंग और बाइटिंग सीखता है। ओके, तो ये है माउथ रिलेटेड एक्टिविटीज करता है जो कि बच्चा बर्थ से 18 होता है। फिर उसके बाद एनल स्टेज होता है तो जो कि 18 to 3 months 3 years के लिए होता है। इसमें बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में बात करता है, टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में सीखता है और इनके द्वारा बोला गया है कि बच्चे को अच्छे से ट्रेंड करो। ओके, फिर आता है फेलिक स्टेज जो कि 3 to 5 ईयर का बोला गया है इन्होंने, और यहाँ पर जो अपोजिट सेक्स के जो रिलेटेड होती हैं उनसे रिलेशन बनने लगता है बच्चे की। ओके, ये है सेम सेक्स अपोजिट सेक्स। यहाँ पर नेक्स्ट लेटेंसी स्टेज जो कि 6 to 12 के बारे में बात करी, इसमें सोशल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे की होती है। ओके, यहाँ पर फ्रेंडशिप यही पूछा गया था, फ्रेंडशिप हो गया, एकेडमिक हो गया, हॉबीज, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है बच्चा। और इस दौरान ऐसे भी टीनेज आ जाती है तो यहाँ पर ऑलरेडी बच्चे में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है कुछ करने की। फिर आता है जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज फिर से क्या होता है, अपोजिट। ओके, अपोजिट सेक्स के से इंटरेस्ट बढ़ने लगता है तो ये हो जाता है आपका जेनिटल, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑन एन एवरेज मैंने आपको बताया, लिटेंसी स्टेज पूछा गया था लास्ट क्वेश्चन में, तो आंसर क्या हो जाता है आपका, बी आंसर हो जाता है, जेनिटल स्टेज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी के साथ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल बाय थायराइड ग्लैंड। ओके, क्या करता है, ग्लूकोज, इमोशन, मेटाबॉलिज्म, नन ऑफ दीज। क्या करता है, तो ये थायराइड ग्लैंड जो है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। आपकी जितनी भी बॉडी है, एनर्जी है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग ग्रोथ, डेवलपमेंट, बॉडी टेम्परेचर मतलब एनर्जी, ये सारे चीज़ों को कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को। इसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, लर्निंग इज डैश चेंज इन बिहेवियर। यहाँ पर
आपको परमानेंट और रिलेटिवली परमानेंट में कंफ्यूजन होगा। ओके, तो एप्रोप्रिएट, ओके, किसी को परमानेंट भी लग सकता है और किसी को रिलेटिवली परमानेंट, और टेम्परेरी तो होगा ही नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा क्योंकि टेम्परेरी है, क्योंकि लर्निंग हमें पता है लर्निंग क्या होता है, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। अब ये रिलेटिवली परमानेंट क्या आ गया है ना, तो आंसर बी ही होगा स्टूडेंट। अगर अप्रोप्रिएट मतलब लॉन्ग टर्म की बात करें, लर्निंग अगर सीखता है बच्चा लॉन्ग टर्म के लिए सीखता है तो वो परमानेंट नहीं है, रिलेटिवली परमानेंट है। ओके, तो अंतिम होता है, बिल्कुल ठीक है, तो ये बात है। तो रिलेटिवली परमानेंट होगा एक लर्निंग, लॉन्ग लास्टिंग चेंज होता है। दो चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक लर्निंग होती है, एक नॉलेज होती है। लर्निंग आप लाइफ टाइम तक सीखते हो और नॉलेज आप एक टाइम तक सीखते हो, ठीक है। तो लर्निंग क्या होती है, एक बच्चे को बहुत परमानेंट बिहेवियर में चेंज होता है, तो परमानेंट नहीं जाएंगे, बी की तरफ जाएंगे, रिलेटिवली परमानेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फॉर हाउ मेनी सेकेंड द शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड इंफॉर्मेशन, कितने सेकेंड करता है, ओके कितने सेकेंड होल्ड करता है। तो ऑप्शंस है लेस देन 30 सेकेंड, 50 सेकेंड, मोर देन 50 सेकेंड और नन ऑफ दिस। तो अगर डायरेक्ट आपको आता होगा तो इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जान लेते हैं, 3 टाइप्स हैं। पहला है सेंसरी रजिस्टर, फिर है शॉर्ट टर्म मेमोरी, फिर है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगर हम देखें शॉर्ट टर्म मेमोरी जो कि पूछा गया है, तो अब अप टू 30 सेकेंड्स याद रखिएगा। सेंसरी मतलब जो सेंसेस से, मतलब कि बिल्कुल फ्यू सेकेंड, मिली सेकेंड्स के लिए आप कोई भी चीज़ याद करते हो, आप मेमोरी करते हो, ये है। लॉन्ग लास्टिंग जो होता है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होगा, 30 सेकेंड। तो ए आंसर हो जाता है इसका, ठीक है। ये आते होंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट वाज गिवन बाय। इंटेलिजेंट थ्योरी बहुत पूछा गया है, तो एल्फ्रेड एडलर, एल्फ्रेड बिने, स्पेयरमैन और नन ऑफ द अबव, ये पूछा है। तो जो है टू फैक्टर थ्योरी इन्होंने दिया, स्पेयरमैन ने दिया है इन द ईयर 1927, जो कि इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट थे। ओके, नोट करेंगे स्टूडेंट ये सारे चीज, इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट थे। अब इन्होंने 2 फैक्टर, एक इन्होंने जी फैक्टर और इन्होंने एस फैक्टर दिया। जी का इन्होंने बोला कि जनरल, एक बच्चा है जनरल आपको सब में दिख जाएगा। ओके, एक जो जी फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस मतलब जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी के बारे में बात करी, जो कि सभी में पाया जाता है इन केस। स्पेशल है ना, बोलते हैं कि ये कैसे कुछ कर लेता है, तो उसमें जनरल एबिलिटी होती है। तो एबिलिटी अकॉर्डिंग टू आपकी क्या हो गई, जीन्स के अकॉर्डिंग भी हो जाती हैं। तो स्पेशल फैक्टर के बारे में मतलब इन्होंने 2 फैक्टर के बारे में बात करी, एक जी फैक्टर और एक एस फैक्टर। एस मतलब स्पेशल और जी मतलब कॉग्निटिव, ठीक है। ओके, इन्होंने दिया स्पेशल कॉग्निटिव एबिलिटी, तो स्पेयरमैन हो जाते हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, हाउ मेनी स्टेजेस वर बी साइको सोशल डेवलपमेंट डिस्क्राइब बाय एरिक्सन। इनका क्वेश्चन ना आए हो ही नहीं सकता है, आ ही गया। हमने 2 मतलब कि लास्ट हमने जब पेपर किया उसमें 3 क्वेश्चन को देखा था, ऑन एन एवरेज 3 था, तो इसमें कोई डाउट नहीं है 8 के बारे में बात करी। चलिए इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, लॉन्ग टर्म मेमोरी हो जाए, रिटेन हो जाए। तो इन्होंने बोला था 8 स्टेज। ए स्टेज में सबसे पहले इन्फेंसी के बारे में बात करी, जो कि 0 to 1 ईयर। एज आपको डिफर हो सकता है हर जगह, जिसमें बच्चे की क्या होती है, या तो ट्रस्ट होता है या तो मिसट्रस्ट होता है। फिर अर्ली चाइल्डहुड के बारे में बात करी, जो कि 1 to 3 ईयर के लिए होता है। इसमें विल पावर, ओके, ऑटोनॉमी होती है, विल पावर, कुछ करना होता है ना। फिर उन्होंने बोला प्ले एज जो कि 3 to 6 ईयर के बारे में बात करी। इसमें पर्पस होता है, इनिशिएटिव होती हैं, ओके, इस प्रकार। फिर स्कूल एज के बारे में बात करी, जो कि 7 to 11 ईयर के बारे में बात करी। इसमें क्या होता है, कॉम्पिटेंस होता है। ओके, आपको अगर किसी के साथ मतलब कि आपको लगता है कि मैं ही हूँ, ठीक है, ये टीन एज भी आ गया है, यहाँ पर होता ही है। फिर एडोलोसेंस हो गया, जो कि 12 to 18 होती है। आइडेंटिटी, पता कि कौन है, आप अपने देखते हैं कि मैं कौन हूँ इस दौरान, है ना, ये बात होती है। फिर अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, यहाँ पर इंटीमेसी होती है,
ओके। इंटीमेसी होती है मतलब कि अपोजिट, लव रिलेशन इस एज में, ओके, शादी हो जाती है इसी एज में। फिर आता है मिडल एज, जिसमें केयरिंग होती है। केयरिंग किसके लिए? फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, मतलब कुछ आप कंट्रीब्यूशन करते हो। फिर ओल्ड एज आ जाता है जो कि 65 वर्ड्स। या तो आपने जो भी अपना काम किया, या तो आप उससे बहुत सेटिस्फाई होते हो या पछतावा होता है। तो ऐसा कुछ करना चाहिए जहाँ पर इस एज में आके हमें पछतावा नहीं होना चाहिए, है ना। तो विजडम के बारे में बात करी है। अब एरिक एरिक्सन कहाँ से थे? तो ये अमेरिकन जर्मन थे। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए इसी के साथ 30 क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। इसमें भी देखेंगे लॉ ऑफ लर्निंग आर गिवन बाय। यहाँ पर भी सिंपल क्वेश्चन है, बट इसमें डिस्क्राइब करेंगे कौन कौन है। ऑप्शन है थ्रोनडाई, स्किनर, थ्रटसन और पावलोव। तो थ्रोनडाई ने दिया है, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। ओके, तो ये सभी ने लिखना है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने बात करी थी प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, ओके, और ट्रायल और एरर। ओके, तो हमने बहुत बचपन में कहानी सुनी है कि आप कोशिश करते रहो। ओके, कोशिश करोगे तो एक दिन आप जरूर सक्सेस करोगे। तो इन्होंने ही बात करी, बस इन्होंने ट्रायल और एरर के बारे में बात करी। वो चींटी की कहानी हमने सुनी है ना बचपन में, वही बात है कि कोशिश करिए, आप सक्सेस तो होंगे ही होंगे, राइट। तो लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ रेडीनेस के बारे में बात करी। ठीक है, ये है। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग के बारे में बात करी। तो देखते हैं तीनों। इन्होंने रेडीनेस मतलब कब सीखोगे? जब आप रेडी होगे। जब तक आप रेडी नहीं होगे तो टीचर क्या कर लेगा, है ना। जब आपके पास विलिंग होना चाहिए, आप क्लास में आओ तो, है ना, तो होता है। आप लेक्चर खोल के तो देखो, तो विलिंगनेस होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके, यहाँ पर जो रेडीनेस है वो कौन कौन से फैक्टर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा। जो रेडीनेस है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है? आपकी इंटरेस्ट से, आपकी ज़रूरत से, मैच्योरिटी। जैसे जैसे मैच्योर होते हो हमें पता है कि हमें क्या करना है लाइफ में। ओके, ये हो जाता है। या प्रीवियस लर्निंग एक्सपीरियंस, ये सारे चीज़ नोट करेंगे स्टूडेंट। ओके, लॉ ऑफ रेडीनेस किससे डिपेंड करता है? आप जब रेडी होगे, विलिंगनेस होगी, और ये सारे फैक्टर पर इन्फ्लुएंस करता है ये फैक्टर। फिर एक्सरसाइज मतलब काम करोगे, प्रैक्टिस करोगे, जिसको ड्रिल एंड प्रैक्टिस मतलब कि बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो वो बात हो जाती है, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आप होगे। ठीक है, ये बात है, ये है। फिर लॉ ऑफ एक्सरसाइज हो गया, मतलब ड्रिल एंड प्रैक्टिस। नेक्स्ट यहाँ पर है लॉ ऑफ इफेक्ट। रिजल्ट तो अच्छा होगा ही होगा स्टूडेंट। तो लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है? आपकी सेटिस्फेक्शन, जो आपका रिजल्ट होगा। ओके, कोई भी चीज़ अगर आप रेडी होगे, एक्सरसाइज करोगे, तो आपका रिजल्ट तो अच्छा होगा। तो इसी के साथ हमने 30 क्वेश्चन कर लिया, और यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, बट ये सफ़र जारी रहेगा। और यहाँ पर याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर आपको पूरे नोट्स चाहिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपने क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर जाना है, जिसका लिंक आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, या कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहाँ से जाएंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और उसको पढ़ेंगे, राइट। ये होता है। तो यहाँ पर फ्री कंटेंट आपको मिल जाएगा। बट जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। आगे जितने भी टेट के क्वेश्चन होंगे या बीएड के जितने भी होगा, वो हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन पूछता है, और उसके साथ आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।